हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, जिसमें हमारा जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो वो वाली प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं बिना सब्सटेंस की आइडेंटिटी या उसकी कॉम्पोजिशन चेंज करके। मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें हमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन को चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मतलब कि जिसमें केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। केमिकल चेंज आपको पता है, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें केमिकल रिएक्शन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को पता लगाने के लिए। उन प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसका अगर आपको कलर चेक करना है, क्या चेक करना है? कलर। तो कलर कैसे चेक करोगे? उसको देख के, सिर्फ ऑब्जर्व करके उसको देख के आप पता लगा सकते हो उसका क्या कलर है। ठीक है, तो कलर क्या है? फिर उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमें सब्सटेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी उसमें। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको ऑर्डर किसी सब्सटेंस का पता करना है, ऑर्डर मतलब स्मेल, स्मेल पता करनी है, तो सिर्फ सूंघ के आप पता कर सकते हो, उसको ऑब्जर्व करके आप पता कर सकते हो कि उस सब्सटेंस की स्मेल कैसी है, उसका ऑर्डर कैसा है। तो ऑर्डर भी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमें सब्सटेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना उसकी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता है, ना कॉम्पोजिशन को। ठीक है, तो वो आपकी क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज अब मैं आपको समझाता हूँ। उसको जब आप समझोगे तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज विच रिक्वायर्स केमिकल चेंज आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको पता लगाने के लिए, जिनको मेजर करने के लिए हमें केमिकल चेंज की जरूरत होती है, जिसमें केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है HCl। ठीक है, HCl को अगर आप उसकी मान लेते हैं हमें HCl को पता करना है कि वो एसिड है या बेस है। तो मैंने इसको क्या किया, उसको मैंने मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया। तो मेरे पास क्या आ गया? ZnCl2 और H2। मेटल मैंने जिंक लिया था, इसलिए मेरे पास जो सोल्ट आई जिंक क्लोराइड आई, और H2 गैस हमारे पास लाइब्रेट होगी। और आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है, जिंक मेटल है, ठीक है, और HCl एसिड है, तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि हमें हाइड्रोजन गैस मिली है। इसका मतलब HCl क्या है? एक एसिड है, क्योंकि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होगा हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो HCl का हमें क्या पता चल गया कि वो एसिड है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एसिडिटी है वो एक केमिकल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि एसिडिटी को पता लगाने के लिए हमने क्या किया? यहाँ एक केमिकल रिएक्शन करा। ठीक है, हमने HCl को क्या कर दिया? HCl की आइडेंटिटी को ही चेंज कर दिया। देखिए, रिएक्शन के बाद क्या हमें HCl मिलेगा? रिएक्शन के बाद हमारे पास HCl है ही नहीं। ठीक है, तो हमें HCl को चेंज करना पड़ा ZnCl2 और H2 गैस में। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें हमें सब्सटेंस की, जैसे यहाँ HCl सब्सटेंस था, उसकी प्रॉपर्टी हमें पता लगानी थी, जैसे एसिडिटी पता लगानी थी। तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें हमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी को ही चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, जहाँ हम कह सकते हैं जिसमें केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट हो, वो प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल हैं एसिडिटी, बेसिसिटी, ऐसे। ठीक है, जहाँ एक होता है कंबस्टेबिलिटी। एक और एग्जांपल लिख सकते हो, कंबस्टेबिलिटी। कंबस्टेबिलिटी क्या मतलब? कि सब्सटेंस जल सकता है या नहीं है, फ्लेमेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सब्सटेंस को आपको पहले जला के देखना पड़ेगा। जब जलाओगे तो उसकी आइडेंटिटी पूरी चेंज हो जाएगी ना। जला के देखना पड़ेगा तभी पता चलेगा वो फ्लेमेबल है या नहीं है, उसको बर्न करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कंबस्टिबिलिटी चेक करने के लिए भी हमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंबस्टिबिलिटी भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। चलिए, ये फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं SI यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI units are the units used to measure physical quantities. These units are accepted by all over the world. SI units ऐसी यूनिट्स होती हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के काम आती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब जिन क्वांटिटीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया लेंथ, मास,
टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको पता है ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम मेज़र कर सकते हैं, लेंथ को भी आप मेज़र कर सकते हो किसी सब्सटेंस की, मास को भी और टेम्परेचर को भी। ऐसी इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, एटसेट्रा। और जो ये ऐसे यूनिट्स थी ना, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट भी की गई हैं, ठीक है। देखिए इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। पहले हर कंट्री में अलग अलग यूनिट्स का यूज़ होता था, जैसे कि हमें डिस्टेंस को मेज़र करना होता था तो इंडिया में हम यूज़ करते थे मील वर्ड का, ठीक है। बट इंटरनेशनल लेवल पर ये दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को समझ में नहीं आता, तो ऐसी यूनिट्स डिज़ाइन हुई, ऐसी यूनिट्स को चलाया गया जो यूनिट्स इंटरनेशनल लेवल पर क्या रहें, सेम रहें, ठीक है। अगर हमें किसी सब्सटेंस को मेज़र करना है तो हर कंट्री में सेम उसको हम मेज़र कर सकें सेम यूनिट से, तो वही यूनिट्स को हम ऐसे यूनिट्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो दो तरीके की यूनिट्स होती हैं, एक होती है बेसिक यूनिट्स और बाकी जो होती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। आपकी बेसिक यूनिट्स 7 टाइप्स की होती हैं और उन 7 टाइप्स के अलावा जो आपके पास जो यूनिट्स होती हैं उन सबको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं, क्योंकि वो वाली यूनिट्स जो होती हैं इन्हीं बेसिक यूनिट्स से मिलकर ही बनी होती हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब 7 बेसिक यूनिट्स को या बेसिक ऐसे यूनिट्स को, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये हम टेबल बना लेते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ का और ये है नेम ऑफ ऐसा यूनिट, ठीक है। जैसे कि आप लेंथ है, लेंथ को अगर आपको मेज़र करना है ऐसा यूनिट में तो लेंथ की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर होती है, ठीक है। इसी तरह मास की, अगर मास को मेज़र करना है तो ऐसे यूनिट में तो उसकी जो ऐसे यूनिट है वो किलोग्राम होती है और उसका जो सिंबल होता है वो केजी होता है, ठीक है। और मीटर का एम होता है, स्मॉल एम। टाइम जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी जो ऐसे यूनिट है वो सेकंड होती है, एस में। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है जिसको हम एल से नहीं आई से, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और उसकी जो ऐसे यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, जिसको हम ए से लिखते हैं, ये सिंबल है एम्पियर का, ए। टेम्परेचर जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, उसकी ऐसे यूनिट होती है केल्विन, जिसको हम के से लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, और इसकी जो ऐसे यूनिट होती है मोल, जिसको हम एम ओ एल से डिनोट करते हैं। इसी तरह एक होती है फिजिकल क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम आई वी से डिनोट करते हैं और इसकी ऐसे यूनिट होती है कैंडेला सी डी, ठीक है। इन यूनिट्स के अलावा, ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स के अलावा जो बाकी सारी यूनिट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स, क्योंकि वो इन्हीं यूनिट से ड्राइव हुई हैं, इन्हीं यूनिट से बनी है वो, ठीक है। एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, जैसे कि डेंसिटी। डेंसिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब। तो मास की ऐसी यूनिट क्या है, यहाँ से देख लीजिए, केजी, केजी अपॉन लेंथ का क्यूब, मतलब लेंथ की ऐसी यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की जो यूनिट बनी है एस आई वो होगी केजी मीटर माइनस सी। आपको पता है जब पावर नीचे होती है तो जब हम इस क्वांटिटी को ऊपर लेकर आते हैं तो वो पावर माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है डेंसिटी की यूनिट, ठीक है। तो ये हमने यूनिट डेंसिटी की किससे बनवाई है, इसी से बनाई है, इन्हीं 7 बेसिक क्वांटिटी की ऐसे यूनिट से हमने बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में कुछ प्रीफिक्सेस आपकी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए प्रीफिक्सेस का मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ। प्रीफिक्स का नाम, पहले का नाम है योक्टो, योक्टो, जिसको हम डिनोट करते हैं वाई से, इसका सिंबल क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा क्या मतलब है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास जेप्टो, जिसको हम जेड से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एटो, जिसको हम ए से लिखते हैं। नेक्स्ट है फेमटो, जिसको हम लिखते हैं एफ से। नेक्स्ट हमारे पास पीको, जिसको हम पी से लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नैनो, जिसको हम लिखते हैं एन से, ठीक है। माइक्रो, जिसको हम लिखते हैं म्यू से, ठीक है। मिली, मिली को हम लिखते हैं एम से। नेक्स्ट हमारे पास सेंटी, जिसको हम लिखते हैं सी से। नेक्स्ट हमारे पास डेसी, जिसको हम लिखते हैं डी से। नेक्स्ट है डेका, जिसको हम लिखते हैं डी ए से। नेक्स्ट है हेक्टो, जिसको हम लिखते हैं एच से। किलो, इसको हम लिखते हैं के से। मेगा, मेगा, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। बाकी यहाँ लिखता हूँ। एक होती है गीगा, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल जी से। नेक्स्ट हमारे पास है टेरा, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल टी से। नेक्स्ट है पेटा, जिसको हम कैपिटल पी से लिखते हैं। नेक्स्ट है एक्सा, जिसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं, ठीक है, एक्सा।
नेक्स्ट है जेटा, जिसको हम कैपिटल जेड से लिखते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है योटा लास्ट, जिसको हम कैपिटल वाई से लिखते हैं। ठीक है, देखिए योक्टो का मतलब क्या होता है, अब बस ये याद रख लो, योक्टो का मतलब होता है 10 की पावर -24। ठीक है, इसी तरह जेप्टो का मतलब होता है 10 की पावर -21। इसी तरह ए का ऑटो का मतलब होता है 10 की पावर -18। ऐसे में ये सारी लिख देता हूँ, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, फेमटो का 10 की पावर -15, ये 10 की पावर -12, पीको नैनो 10 की पावर -9, और ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा जैसे 1 kg 1 किलोग्राम, सुना है ना। ग्राम का मतलब तो आपको समझ में आता है। ठीक है, किलो का यहाँ क्या मतलब है वो आप इस टेबल से देखोगे। देखिए किलो, यहाँ से किलो का क्या मतलब है 10 की पावर 3। किलो को हम कैसे लिखते हैं 10 की पावर 3। तो अगर इसको आपको ग्राम में चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, के की जगह आप क्या लिख दो 10 की पावर 3 लिख दो। ठीक है, तो ये आप 1 kg किसके इक्वल आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय के को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और आगे ग्राम, मतलब कि 10 की पावर 3 ग्राम, और अच्छे से लिखें तो 1000 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लेते हैं आपके पास ऐसे आता है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। यहाँ माइक्रो का क्या मतलब है इस टेबल से देखिए, माइक्रो कहाँ है, ये रहा। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ये म्यू का साइन होता है। ठीक है, तो 10 की पावर -6, तो इसको हम लिख सकते हैं अगर मीटर में चेंज करना हो 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, जब इसको और अच्छे से खोल के लिखोगे तो ये आएगा 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.1 2 3 4 5 और ये 1। ठीक है, 0.000001। ठीक है, ये होता है 1 माइक्रोमीटर इसके इक्वल। ठीक है, आपको पता है ना 10 की पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 6 लिख सकते हैं। जब 10 की पावर 6 नीचे जाएगा तो वो 6 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 6 में। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है 0.000001। ठीक है, तो ये आपको यूनिट्स याद रखनी है। ये वैसे भी सारी याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये आपकी कुछ ही यूनिट्स यूज़ होंगी, जैसे कि ज़ोक्टो, ज़ेप्टो, ऑटो, फेमटो, ये तो यूज़ नहीं होंगी। जैसे ज़्यादातर ये पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी। ठीक है, ये डेसी, डेका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, हेक्टो भी नहीं, किलो, मेगा। ठीक है, ये गीगा, यहाँ तक इतनी यूनिट्स आप याद कर लो। जब आप कन्वर्जन्स करोगे ना, मतलब कि यूनिट्स को चेंज करना होता है, तब ये काम आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, जिनकी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो पहली है मास एंड वेट। देखिए आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा मास और वेट के बारे में। ठीक है, मास क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। मास क्या होता है किसी सब्सटेंस का, कि उसमें कितना मैटर भरा पड़ा है। ठीक है, जैसे कि ये मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है, तो मास क्या होगा, मास इसका क्या होगा, इसके अंदर कितना मैटर भरा पड़ा है, कितना स्टफ भरा पड़ा है, कितना स्टफ प्रेजेंट है इसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और जो मास है वो हर जगह पे सेम ही रहेगा। जो ये सब्सटेंस है इसके अंदर जितना भी स्टफ भरा पड़ा है वो जहाँ मर्जी ले जाओ, चाहे चांद पे ले जाओ, चाहे आप उसको अर्थ पे रखो। ठीक है, वो स्टफ जो अंदर भरा पड़ा है वो तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, तो मास क्या लिखा हुआ है, द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, जो फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। ठीक है, या ग्रेविटी के द्वारा। जो ग्रेविटी जो होती है वो किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर जो फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये पेन को अगर मैं छोड़ूंगा, ठीक है, तो ये नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी के कारण, क्योंकि अर्थ इसको कुछ फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है। वो जो फोर्स है वो फोर्स ही आपकी क्या होती है, वेट होती है। ठीक है, तो वेट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पे ऊपर। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो क्या है, वेट है। वेट में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। जो वेट है वो
जगह के अनुसार चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि आपको पता है ग्रेविटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। जैसे कि हम बात करते हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर आपकी ग्रेविटी ज़्यादा है, पर वही हम बात करें मून के ऊपर, मून के ऊपर आपकी जो ग्रेविटी है वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब आपका वेट जो अर्थ के ऊपर होगा वो ज़्यादा होगा, और जो मून के ऊपर वो होगा वेट कम होगा, क्योंकि अर्थ के ऊपर फोर्स ज़्यादा है ग्रेविटी की, जबकि फोर्स जो मून पर है वो है कम है। ठीक है, बट मास आपका सेम रहेगा अर्थ पर भी और मून पर भी, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ मैटर है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही होता है। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है वो वॉल्यूम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं, मान लेते हैं एक होलो बॉल है, होलो बॉल, बॉल यहाँ तो आपको सर्कल लगेगा, पर आपको पता है बॉल असलियत में एक स्फीयर होता है। ठीक है, तो उस होलो बॉल के अंदर कितनी जगह है, वो जगह को हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। इसी तरह अगर हम एक होलो क्यूब की बात करें तो उस क्यूब के अंदर कितनी जगह है, ठीक है, वो होता है, वही होता है वॉल्यूम उस क्यूब का। जैसे कि ये तो मैं बना सकता हूँ क्यूब, ऐसे ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के अंदर कितनी जगह है वही क्या होता है? वॉल्यूम होता है, इस क्यूब का होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है कि किसी सब्सटेंस ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, वही उस सब्सटेंस का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। उसकी यूनिट्स क्या होती हैं? लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब। तो ऐसे ही अगर हम यूनिट्स निकालनी हो किसकी? वॉल्यूम की, तो वो क्या होंगी? ऐसे यूनिट लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है, तो वो हो जाएगा मीटर का क्यूब। ठीक है, बट मीटर जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है। तो अगर हमें लैब्स में किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम निकालना होता है किसी लैब में, तो लैब में तो हम थोड़ा सा अमाउंट ही लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट थोड़ी लेते हैं। ठीक है, लैबोरेटरीज में तो उस केस में हमारे पास जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं होती हैं सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पे लिखा है, इन लैबोरेटरीज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशंस कैन बी मेजर बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पीपेट एक्सेट्रा। अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉल्यूम। तो लैबोरेटरीज में अगर हमें वॉल्यूम का पता करना होता है, ठीक है, अगर हमें वॉल्यूम को निकालना होता है ना लैबोरेटरीज में, हम कैसे निकालते हैं? हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जिसको हम मेजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं। आप अभी 11th-12th में आप या कॉलेज में आप लैब में काम करोगे, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है। इसी तरह ब्यूरेट, पीपेट एक्सेट्रा, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो केमिस्ट्री लैब्स में यूज़ होते हैं और इनकी हेल्प से हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। इसी तरह एक होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जो नॉन वॉल्यूम के सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के काम में आता है। ठीक है, वो होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, जब हम कह सकते हैं यूनिट वॉल्यूम में कितना स्टफ प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। अगर आपको डेंसिटी की ऐसे यूनिट निकालनी है, वो क्या होती है? ऐसे यूनिट ऑफ मास अपॉन ऐसे यूनिट ऑफ वॉल्यूम कर दो। ठीक है, तो मास की ऐसे यूनिट होती है केजी और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को ऊपर लेके जाओगे तो केजी m-3 हो जाएगा, मीटर की पावर -3। तो ये होती है ऐसी यूनिट ऑफ डेंसिटी, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। और जो ये यूनिट होती है ये बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, तो लैब्स में इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम जो लैब्स में जो यूज़ करते हैं वो होती है ग्राम सेंटीमीटर -3। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम यूजुअली जो मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस में करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं, या फिर हम केल्विन में करते हैं। और केल्विन क्या है? ऐसे यूनिट है। ठीक है, केल्विन क्या होती है? ऐसे यूनिट। अब ना हम कुछ रिलेशन की बात करेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये रिलेशन का यूज़ कब होता है? जब हमें फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो। ठीक है, इन यूनिट्स को जगह अगर हमें चेंज करना होता है, ठीक है, तब हम इस रिलेशन का यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता करना है
5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तब क्या करोगे, इस डिग्री सेल्सियस की जगह पे आप पुट कर दो ये 5 पुट कर दो, ठीक है, तो आपको फ़ारेनहाइट में रिलेशन आ जाएगा, जैसे कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या आ जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है 5 डिग्री, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 + 32, 5 से 5 कट गया, 9 + 32 ये आ जाएगा 41। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, फ़ारेनहाइट में वो आ गई 41। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है सेल्सियस में, सेल्सियस स्केल पर, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर वो क्या होगा 41 होगा। इसी तरह एक और रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपका केल्विन और सेल्सियस के बीच में होता है। अगर आपको केल्विन और सेल्सियस में चेंज करना है टेम्परेचर्स को, वो रिलेशन क्या है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये रिलेशन है। अगर आपको केल्विन टेम्परेचर है, केल्विन में टेम्परेचर गिवन है और आपको सेल्सियस में चेंज करना है, या फिर सेल्सियस में गिवन है और आपको केल्विन में चेंज करना है, तो ये रिलेशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था आपका टेम्परेचर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के जो आपके नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।